अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। कल के जो ज़िमनी इंतखाब थे आज भी मौजूए बहस बने रहे। खासकर जो डस्का का इंतखाब था NS-75 वो आज खबरों की जीनत था। अब इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम नताइज जो है NS-75 से मुतल्लिक वो रोक लिए हैं। मंगल को इसके बारे में फैसला होगा। मरियम नवाज ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। वो बड़ी खुश थी कि ज़ाहिर बात है वज़ीराबाद की सूबाई असम्बली की सीट और नौशहरा में एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, जहाँ पे नून लीग पहली दफ़ा तारीख में नौशहरा में जीती है और PTI जिसकी हुकूमत है और जिसके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है KP में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब यहाँ पे जो ये अपसेट हुआ है इस पे PMLN बहुत और PDM इससे पहले सिंध में कर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से भी पीछे नज़र आई मलीर में। अब ये सवालात हैं, वेकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट इससे क्या नतीजा लेती है। प्लस NS-75 का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये इंतखाब नहीं है आखिरी, इसके बाद सेनेट के इंतखाब भी आने हैं। तो सेनेट के इंतखाब पे क्या असर होगा, ये सारे सवालात हैं, बड़े अहम हैं, जिन पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के इनसाइट में हम रहेंगे शेख वकास अकरम, सीनियर सियासतदान है और पॉलिटिकल कमेंटेटर है और बड़ी खास जगह इन्होंने अपनी बना ली है। इसके साथ नौशहरा के इशू पे गुफ्तगू करने के लिए जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के आखिर में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अदील वड़ाइच। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करूँगा शेख वकास अकरम से, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें भी हैं। जिस तरह लियाकत खटक हैं, जो भाई हैं परवेज़ खटक के, उनको तहरीक इंसाफ ने वजारत से हटा दिया है और जो नौशहरा में शिकस्त है वो ब्लेम हो रही है तहरीक इंसाफ के इंटरनल इख्तलाफात के। अब जो इंटरनल इख्तलाफात हैं ये क्या सिर्फ नौशहरा तक महदूद रहेंगे, आगे भी जाएंगे, और ये तमाम मौज़ूआत हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले शेख वकास अकरम से। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शेख साहब, आप खुद भी इलेक्शन के खिलाड़ी हैं, ज़ाहिर बात है आप लड़ते भी हैं, पॉलिटिकल जमातों से आप वाबस्ता भी रहे। ज़िमनी इंतखाब होते हैं जो गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट होती है, तो ये जो ज़िमनी इंतखाब हैं जो अभी सीरीज़ हुई है, इससे क्या लेसन, आपके टेक अवेज़ क्या हैं? देखिए, इसमें तो यही है कि हुकूमतों को जो वादे वो करती हैं इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान उसके बारे में बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। वरना आपकी ही हुकूमत में, आपकी ही एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए, आपके अपने चीफ सेक्रेटरी और आपके अपने IG के होते हुए भी लोग आपके हाथ से सीटें निकाल के ले जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा। नौशहरा से सीट निकालना ये काफ़ी, अगर ये सीट एक वोट से भी निकलती, मैं ये समझता हूँ कि फिर भी ये बहुत बड़ा अपसेट होता। और उसकी वजह यही है कि जहाँ से आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, जहाँ आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, जहाँ से आपका मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर है और जो कोर इलाका समझा जाता है KP की सियासत के हवाले से, वहाँ से आपका हार जाना जो है ये बताता है कि जनरल इलेक्शन में आपके साथ क्या होने जा रहा है। अच्छा शेख साहब, अब आ जाते हैं खासकर डस्का वाले इशू पे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड एलामिया भी आया जो कि नहीं आता। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी गायब थी, चीफ सेक्रेटरी गायब थे, IG अनअवेलेबल थे। अब इस तरह की वर्डिंग एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना, वो गायब नहीं थे, वो दे वर बिजी मैनेजिंग इलेक्शन फॉर दी PTI। अब मंडे को अब इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी ये पेशी भी है और देखिए पंजाब की कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है और पिछले 2.5 साल में जिस तवातर के साथ IG तब्दील हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, तो कुछ गड़बड़ है। देखें, गड़बड़ ऐसे है, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट था जो जाने ज़ाहिर हुई हैं और नहीं होनी चाहिए थी। ये नफरतें इस हद तक चली गई हैं, मगर इसका बेसिक कुलिया मौजूद है। जिस हल्के में और जिस जगह पे भी, मेरे लिए तो इसलिए भी ये चीज़ थोड़ी सी आसान है समझनी, क्योंकि मेरा अपना हल्का जो है उस हल्के में इस किस्म के मामलात माजी में बड़ी फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे, जहां बैलेंस ऑफ फोर्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। यानी कि या तो दोनों पार्टियां मुसल्ला हैं या दोनों पार्टियां गैर मुसल्ला हैं या दोनों ही बदमाश हैं या दोनों ही शरीफ हैं, वहां कुछ नहीं होता। जहाँ पे एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ज़्यादा मजबूत कर दिया जाता है, बैलेंस ऑफ फोर्स डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ लोग मरते हैं। PTI के लोगों को खुली छूट दी गई। उनके 1-2 फुटेजेस मैंने देखी हैं TV के ऊपर, जहाँ पे पुलिस की गाड़ी के आगे से बाइक्स पे मुसल्ला लोग जो हैं जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। उनके अपने उम्मीदवार के साथ लोग खड़े हैं, फायरिंग हो रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो एक पार्टी को खुला हाथ दिया गया, दूसरी को मैं नहीं कहता वो गैर मुसल्ला थे, वो भी मुसल्ला होंगे, मगर ऑब्वियसली उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की, अब इलेक्शन कमीशन सर, अब पता चल जाएगा ना जी कि इलेक्शन कमीशन के पल्ले क्या है। कहानियां सुनाने के लिए तो हम आज़ाद हैं और हम बड़े ताकतवर हैं और हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बुलाए ये चीफ सेक्रेटरी और IG को, उससे पूछें कि वो क्या कर रहे थे। और इतनी ज़्यादा वो डिनाइल में चीज़ है कि आप
उनका फोन सुनने से इनकार कर दिया, किसी ने फोन तक नहीं सुना पूरा दिन। अब ये कि लिखना, और इसको लिखा है इन्होंने, तहरीर किया, कहते 3 बजे उनकी बात हुई थी चीफ सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा मैं करता हूं, उसके बाद ही वाज अनअवेलेबल। और एक और बात आपको बताऊं, वो एलामिया भी हो गया, वो पेश भी हो जाएंगे, अगर उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं करता ना, तो फिर इलेक्शन कमीशन वाले ਤੁਹਾਡੇ पल्ले भी कुछ नहीं जे, यानी नोटिस मिले कख ना लिया, ये नहीं होना चाहिए, कख नहीं हिलता थे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इससे क्या हमें टेक अवेज क्या क्या है हमारे पास, कि सेनेट में कुछ होने वाला है, कोई गड़बड़ है, और ये पल्स है, अवाम की पल्स है जो कि इसका आया। देखें, इससे सेनेट में बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे लोग कहते थे ना, लोग कहते थे कि नून लीग का वोट बढ़ रहा है, पीटीआई वाले कहते थे नून लीग खत्म हो गई है। ये सबूत आपके पास आ गया कि उनका वोट बैंक लीडरशिप के मुल्क से बाहर और जेल में बैठने के बावजूद पड़ गया है। अब वो तमाम लोग जो अगली दफा पीटीआई से जान छुड़ाना चाहते हैं, वो इस दफा चाहेंगे कि नून लीग को ऑब्लाइज कर लें। बेशक वो पीटीआई में बैठे हैं, उनको अगली दफा नून लीग से टिकटें चाहेंगे कि हमसे मरियम नवाज वोट मांग ले, हमसे एहसन इकबाल वोट मांग ले, हमसे राना सनाउल्लाह वोट मांग ले, और इंतजार बैठे ने। सो इस जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। पीटीआई वाले लोग जो जान छुड़ाना चाहते हैं, कहते हैं हुण 2 साल तो इत्थे गुजारो, फंड शंड ले लो, कम धंधे ले लो, जिस वक्त अगला इलेक्शन आएगा चले जाओ। मैं 2 वजीरों को जाती तौर पे जानता हूं पंजाब के, जो कहते हैं भाईजान ये 2 साल हैं, उस बात ऐसा किसी और पार्टी अच्छी जाना जी, ये मैं जाती आपको बात। तो ऐसे बहुत से एमपी और एमएनए इस वक्त इस इलेक्शन के बाद नून लीग को ऑब्लाइज करने की कोशिश करेंगे अगले इलेक्शन के लिए। यानी गल बद गई है, मुख्तार वाली बात है वो, यानी इस पे अब लागू होती है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, क्योंकि आप जब खुद वफाकी वजीर थे तो आप थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट में, और आपके साथी वजीर थे जो वजीर ख़जाना थे, वो थे हफीज़ शेख। यानी उस वक्त वजीर आज़म और वजीर ख़जाना अपने हैं, एक अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में ही है और दूसरे पीटीआई की तरफ से हैं। तो क्या इस्लामाबाद में कोई अपसेट होने का इम्कान है, चांस है? देखें, इस्लामाबाद में बिल्कुल अपसेट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो उस वक्त अपोजिशन में थे नून लीग की हैसियत से, और बहुत से लोग जो गिलानी साहब के साथ थे कैबिनेट में या उनकी पार्टी में। गिलानी साहब बड़े वफादार आदमी हैं, वो हमेशा अक्रॉस द बोर्ड फंड्स भी दिया करते थे, उनके हलकों के मसाइल भी हल किया करते थे। वाहिद आदमी था यूसुफ रज़ा गिलानी जिसने कभी ये नहीं कहा तू तो मैंने वोट नहीं देता, तू तो नून लीग तो है, तू तो अपोजिशन है। जो चला गया है उन्होंने उसका काम किया, उसको इज्जत दिया इतना। अब वो सारे बंदे तोड़ फोड़ के पीटीआई में बिठा दिए गए हैं, और उसमें बहुत से सराइकी हैं, बहुत से पंजाबी हैं, बहुत से उनसे ऑब्लाइज, और केपीके के भी बहुत से एमएनए ऑब्लाइज हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी से। अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सही तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, और यार चलो मैंने फर्स्ट चॉइस नहीं सेकंड पे रख लो, और कईयों को तो वो दावे से वोट ले सकते हैं कि मैंने तुम्हारे उस औखे काम में तुम्हारा साथ दिया था जब तुमने मुझे वोट भी नहीं दिया था, तो ये अपसेट हो सकता है। और अगर ये अपसेट हो जाता है, अच्छा, लेकिन इसको फिर मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए आसिफ जरदारी का। तो आसिफ जरदारी ने अपने आप को तो श्रूड पॉलिटिशियन साबित कर दिया। बाकी ओपोजिशन मौलाना फजल रहमान नून वाले कह रहे थे कि जी बाई इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट कर दो, तो ये तो अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो सीटें थी, सारा ही तो लूज कर जाते, ओपन प्लेइंग फील्ड दे देते। तो ही प्रूव्ड हिज पॉइंट। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को ये पंजाब से भी ला सकते थे, पंजाब में इनके एमपीएज हैं थोड़े से 6-7, तो वहाँ के बजाय ये सेंटर से लेकर आए, पीएमएलएन को कन्विंस किया, तो इसके तो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखा जी, ये भी हो सकता है कि अगर वो सेनेटर बन जाए तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से फिर वो चेयरमैन सेनेट भी तो बन सकते हैं ना। अब सादिक संजरानी भी तो बड़े फेवरेट है। वो कोई नहीं है, सारे संगरानी जो फेवरेट जड़े होंगे आते जाते रहते जी। अच्छा, और अब यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में हफीज़ शेख हैं। हफीज़ शेख अब एक्टिव हो गए हैं, अब मुलाकातें कर रहे हैं। जब हम मिनिस्टर थे, हफीज शेख साहब और मैं एक ही कैबिनेट में बैठते थे। मैं मतलब हलफ वाली गल जी, ना कोई आते हुए सलाम लेता था, ना कोई जाते हुए सलाम देता था। आजकल की क्या सूरत है? आज भी यही है। देखे ना, एक कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना हफीज शेख की किसी पार्टी के साथ, और ना किसी भी पार्टी, जिस पार्टी के वो मेंबर रहे हैं, वजीर खजाना रहे हैं, उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट है उनके लोगों की उनके साथ है। सो उस मसलन मेरे सामने एक ऐसा आदमी जिसने बहसीयत वजीर आजम मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल किया हो, हालांकि मैंने उसको वोट भी ना दिया हो, वो वोट मांग रहा हो, और एक वजीर खजाना जिसकी वजह से मुझे रोज गालियां पड़ रही हैं हल्के में, और चीनी कितने गई थी, आटा कितने गया। मेरी एक अटैचमेंट किसके साथ होगी? अगर मैं सियासी तौर पर सोचूं तो मैं फिर ना इमरान खान का सोचांगा ना पीटीआई का सोचांगा, मैं कहूँगा यार बंदे का बच्चा था, वोट दो। अच्छा सर, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो है कि ज़रा तरह कर ले, उसके बाद फिर आखिर में ना कुछ आप कर लेंगे, और सारी बात है दे विल फॉल इनटू लाइन। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने का मकसद है कि सबकी इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी कि कौन नहीं हुआ, क्योंकि हफीज़ शेख इज़ हेयर टू स्टे। अब जारी बात है IMF का प्रोजेक्ट भी है, उनको वजीर बनाना। शेख साहब नाराज नहीं होते, लेकिन सर मजबूरी आ गई है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, शेख ना भी सेनेटर बना तो वजीर खजाना तो फिर भी रहेगा।
हाँ, लेकिन अब मुशीर खजाना थे ना, वजीर के लिए उनको देखे इलेक्टेड यानी पार्लियामेंट का। लोगों को इस बात का अंदाजा कोई नहीं है कि वजीर आजम को 5 कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखने की इजाजत है, जिसका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर के बराबर होता है। और जो मुशीर खजाना होता है उसको दफ्तर से लेके, गाड़ी से लेके, पग से लेके, डिसीजन से लेके, वजीर आजम से मुलाकातें तक वो उसी लेवल पे होती हैं। और एनएफसी मसला एनएफसी का है, मसला इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का है। वहां पे जब ये कहा गया तो मजबूरी है, फिर किसी एमएनए की कुर्बानी देनी पड़ेगी या फिर किसी और सेनेटर की कुर्बानी देनी मामला और कोई नहीं जे इस इलेक्शन तो बाद कुर्बानी शुरबानी जो नौशहरा जशर हो गया, कुर्बानी कोई नहीं जे। अच्छा, ये नौशहरा भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो। जाहिर बात है पीटीआई वाले कह रहे हैं कि पीटीआई की वजह से आपस में हुआ। अगर आप हुक्मरान जमात में होते और आपके अपने घर में आप वजीर आजम क्यों बन गए? क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया। ये क्यों हार गया? क्योंकि हमारे अपने इख्तलाफात थे। तो ये कौन सी बात है? ये नौशहरा में ही होने थे जब इलेक्शन होना था। तो इसका मतलब यू डोंट हैव एन एबिलिटी टू रिजॉल्व योर ओन पार्टीज इश्यूज, सो दैट्स आल्सो योर नालायकी। अच्छा, अब ये बात तो बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन जो जारी बात है, जो दो राइट और लेफ्ट हैंड है जिनके हवाले दो इंपॉर्टेंट सूबे किए हुए हैं, महमूद खान है, केपी के वजीर आला हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं, आपके बड़े फेवरेट पंजाब के वजीर, तो उनके ऊपर ये कितना बड़ा सवाल का निशान है। हैंड्स दे पिछे हैंड्स दे देखो, वो तो नकारा आदमी ने बेचारे, वो तो कहेंगे सही मैनू तो तुसी 10 वास्ते बहाया, मैनू क्या पता। नहीं, अब तो कहते हैं कि सीखना शुरू हो गए हैं 2.5 साल में, सीखण तक क्लास ही मुक जानी थी। अब तो कहते हैं कि डिलीवरी का टाइम आ गया। इस किस्म के वज़राए आला अकाउंटेबल नहीं ठहराए जाते। ये पपेट वजीर आला होते हैं, ये यस और यस के लिए बिठाए जाते हैं, इनको पूछना भी किसी ने नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के लिए वेकअप कॉल है, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। अब कुछ मुशीर थे वो कह रहे थे कि नहीं जी हमारे वोट बढ़ गए हैं, पिछली दफ़ा हम लोग 50,000 से आ रहे थे, तो इस दफ़ा तो मामला बड़ा क्लोज था। ये स्टूपिड बातें हैं। ये परसेप्शन जो होती है ना, वो हवा परसेप्शन, उसमें वोट नहीं गिने जाते। मैंने आपको कहा ना, नौशहरा 1 वोट से भी निकलता, लोगों ने कहना सी नून लीग जीत गई उथे, और कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, तारीख में नहीं हुआ। सो इसलिए डोंट टॉक अबाउट द नंबर्स। लेकिन अब डस्का और वजीराबाद, ये तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीएमएलएन का। सेंट्रल पंजाब से 2018 में भी जीता, उन्हीं की सीटें थी, तो इनको दोबारा जीतना अच्छे मायनेदारत। देखें दोबारा जीतने वाली बात यह है कि सारी पुलिस उनके खिलाफ थी। आप देखें कि अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे छापे पड़ते रहे हैं, दिन के वक्त छापे पड़ते रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ। प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो वाले टीचर्स लगाए गए जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे, जिनकी हमदर्दियाँ उनके साथ थीं, उनको फ्री हैंड दिया जाता रहा। बहुत से पोलिंग स्टेशन, जैसे सुधारा एक गांव है वहाँ पे, जिसमें पोलिंग स्टेशन जो गढ़ है नून लीग का, वहाँ उन्होंने पोलिंग ही कितने घंटे शुरू नहीं करने दी। सो जैसे देखना, और आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी कितने बिजी सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन जो नहीं सुन रहे सन, तो अपने ही घर में से चीज़ें निकालनी औखी हो जाती हैं। जो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि हर चीज़, उस वक्त सैकड़ों इलेक्शन हो रहे थे, आज सारी पुलिस एक इलेक्शन पे जुड़ी हुई थी, तो औखा हो जाता है। अच्छा, जब आप मेरे वोट ही ना डलने थे, तो बेशक सारा पिंड मेरा होवे, तो सारा पिंड मेरा, और अगर मेरा सारा पिंड वोट पा जाए तो उसी प्रेजाइडिंग अफसर और आपकी नीयत ही ठीक ना हो, तो फिर मैं क्या करांगा? करेंगे। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है कि जो गायब हो गए, ये किधर गायब होते हैं और ये क्या इलेक्शन में धांधली? मैं आपको तरीका वारदात बताता हूँ। अच्छा, ये जरा ये ऐसे होता है ना जी कि ये जो कह रहे हैं ना कि कितने घंटों के लिए, अब कोई भी पोलिंग स्टेशन जो है वो अदालत जहाँ पे आपका बैठता है रिटर्निंग ऑफिसर, उसको जैसे ही उसने 5 बजे ख़त्म करना है, उसने फिर गिनती करनी है। गिनती के बाद उसने वो थैले ले के बाहिफाजत गिनती के घंटे के अंदर अंदर आपने वहां पे पहुंचाने, और उसके लिए वहां पे सरकारी गाड़ियों का भी इंतजाम होता है, याद रखिएगा। और वहां पे अगर कोई ऐसा इलाका हो जो सेंसिटिव है, बाय लॉ रेड एरियाज डिक्लेयर हो जाते हैं, वहां पे पुलिस भी डिप्यूट होती है। लेकिन शेख साहब, अब वो वहां नहीं पहुंचता। नहीं, एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे पोलिंग एजेंट आपका भी होगा और आपके मुखालिफ का भी होगा, बैठे होंगे, उनके पास भी फॉर्म आ जाएंगे, उनको पता होगा कि इस पे इतने वोट आ गए ना, आ गए। वो होता क्या है, नहीं होता क्या है, उसे कहते हैं फॉर्म 14, जिस वक्त फिल हो जाता है, वो क्या करते हैं, कच्चे नतीजे दे देते हैं, नतीजे दे देते हैं, और उन्हें कहते हैं यार मैं आपे बाहर लेना लिख के तो मैं आपे कर लांगा, नतीजा आ गया थोड़ा तुसी चले जाओ, और उसके बाद वो तो चले जाते हैं वहां से रिजल्ट लेके ढोल धमाके करते हुए। ये अदालत में आने की बजाय साथ किसी चौधरी साहब के डेरे पे उनकी बैठक में बैठ के फिर ये थप्पे डबल होते हैं। वोट जिस पार्टी को जिताना हो उसके रहने देते हैं, और जिसके ज्यादा हो और उसको हराना हो तो उसको डबल मोरे लगा के फारे कर देते हैं। उस बाद जब वो 2-4 घंटे वारदात पै जाती है तो 14 घंटे बाद अदालत में पहुंच जाते हैं, सर मैं आ जाऊंगा। मेरे इलेक्शन में एक दफा ऐसे हुआ, 2018 वाली की बात कर रहे हैं, पूरी रात जो है वो एक प्रिजाइडिंग अफसर नहीं पहुंचा, और जब पहुंचा तो रिटर्निंग अफसर इतने आग भगोला हुए जज साहब कि उन्होंने पुलिस को कहा इसे कुर्सी से बांध दो, यहाँ पे ये कोई गड़बड़ बंद छड़े उन्होंने कुर्सी नालों थे। अच्छा, ये दिस इज अगेंस्ट द लॉ। जहां ऐसा हो कि प्रिजाइडिंग अफसर अदालत ना पहुंचे, इसका ये मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, यानी दाल में कुछ ना कुछ काला है, सारी दाल काली जी। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो ये
कि वो ये इलेक्शन दोबारा कराए। पूरा देखें यूजुअली प्रैक्टिस क्या है, पोलिंग स्टेशन यूजुअली पूरा नहीं होता है, यूजुअली पूरा इलेक्शन नहीं होता है। यूजुअली जिन जिन जगहों में जहाँ बंदे मरे हैं या जहाँ से प्रेसिडिंग अफसर जो हैं वो लेट पहुंचे हैं या 12 घंटे बाद पहुंचे हैं, प्रैक्टिस ये है जो माजी में 15-20 सालों से चल रही है कि वहाँ इलेक्शन करा दिया जाता है। पूरा इलेक्शन उस वक्त कराया जाता है जिस वक्त ये एस्टेब्लिश कर लेती है पार्टी कि ये सारा ऑर्गेनाइज करके एक सारी गड़बड़ की गई है। ये मुश्किल होता है, ये बड़ा मौका होता है, नामुमकिन होता है एक्चुअली। इस किस्म के केसेस आपको 10-15 साल में शायद ही कोई मिले। और जो इसमें इतना यानी वाइड रेंजिंग नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो नहीं है वहाँ पे जो परसेंटेज है, टर्न आउट है, वो 85 से 90 के बीच में। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि कैसे हो गया कि बाकी में 50-60% आ रहा है, उन हल्कों में जो गायब थे, जो लेट थे, वहाँ 90% में पहुँच गया। वो जितने खाली बैलेट बुक्स बच जाती है ना, क्योंकि आपका आमतौर पर क्या होता है टर्न आउट, वो होता है 35-40%, 40-45-50। अच्छा, बाकी जितनी भी उनको जो बुक्स अलॉट की जाती है ना, बैलेट पेपर बुक्स, वो उनको पूरे हल्के के वोट की दी जाती है। यानी कि इस जगह के अगर 5000 वोटर हैं, आप प्रेसिडेंट अफसर हैं, तो इलेक्शन कमीशन आपको 5000 बैलेट देता है। बंदे आंदे ने सारे 1500, तो बाकी आपके खाली होती हैं। अब ये ऐसे होता है कि फिर वो सारी खाली थे, ठका ठक। यार इसका मतलब है कि सीरियस क्वेश्चन मार्क्स ऑन द सिस्टम। और ये सारा जो 20 पोलिंग स्टेशन है, अब इलेक्शन कमीशन के पास बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हैं। आज के प्रोग्राम में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अकरम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एज यूजुअल शेख वकास अकरम के कैंडिड ओपिनियन आपने सुने। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जो डस्का की गहमा गहमी थी, जो कुछ वहाँ पे हुआ, उसकी वजह से एक बड़ा इंतखाबी नतीजा जो अहम था, उस पर इतनी तवज्जो, इतनी बात नहीं हो रही। वो है PK 63 नौशहरा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। जो साबिक जो वज़ीर आला थे परवेज़ खटक, उनका ये हल्का है और उनका असर रसूख सारा नौशहरा और गिरदोनवा के हल्कों में है। रिसालपुर भी इस हल्के में आता है और इस हल्के में अपसेट हुआ है कि PMLN जो अपनी तारीख में कभी नौशहरा से नहीं जीती, वो इस सूबाई असम्बली की सीट से कामयाब हुई। अब यहाँ पे जो कराइन है उसमें ये एक अपसेट बनता नहीं था, क्योंकि सूबाई हुकूमत मुस्तहकम है, नंबर्स हैं तहरीक इंसाफ के पास और अभी भी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। ऐसे में अपोजिशन जमात को अगर वोटर वोट देते हैं तो इसके क्या मानी है, ये जानेंगे। और हमारे पास इंसाइडर मौजूद हैं जो इसी PK 63 हल्के से इनका ताल्लुक है और नामवर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, ये आपका हल्का था और सारी जो तजियाकार थे सारे बैठे हुए थे, PTI जीती हुई थी इससे, तो ये हुआ क्या वहाँ पे? फवाद साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इसमें जिस तरह से कहते हैं कि कुछ तो घर के चिराग से ही घर को आग लग गई, वो मामला भी ठीक है। ज़्यादातर जो आवाम का रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है महंगाई के हवाले से और जो इश्यूज़ हैं इस वक्त लोगों को मसाइल दरपेश हैं, उसकी वजह से भी बड़ा असर पड़ा। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर इस हल्के की हम बात करें PK 63 की, तो ये वो हल्का है जहाँ से परवेज़ खटक साहब इलेक्शन जीते और उसके बाद वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। फिर उसके बाद जब परवेज़ खटक साहब 2018 के इलेक्शन में नेशनल असम्बली में आ गए, तो ये हल्का फिर मियाँ जमशेदुद्दीन मरहूम को दिया गया। कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। फिर हुआ ये कि परवेज़ खटक ने यहाँ पे टिकट दिया मियाँ जमशेद के बेटे मियाँ उमर को। मियाँ उमर काका खेल जो 25 साल उनकी उम्र है, अभी वो तालीम से फारिग हुए थे। उनका कोई इतना ज़्यादा ना क्लाउड था ना असर रसूख था, लेकिन उनके ऊपर ज़ाहिर दस्ते शफ़क़त परवेज़ खटक साहब का था। याद रहे कि परवेज़ खटक साहब के दामाद और भांजे डॉक्टर इमरान खटक MNA भी हैं, इसके साथ साथ उनके बेटे इसहाक खटक वो ख़ुद भी MPA हैं। उनके एक भाई लियाकत खटक जो हैं वो इरिगेशन मिनिस्टर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी MPA हैं। अच्छा, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि कुछ अरसे से इस टिकट पर परवेज़ खटक साहब और उनके भाई लियाकत खटक साहब के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे, क्योंकि लियाकत खटक साहब चाहते थे कि ये टिकट उनके बेटे आहत खटक को दिया जाए। परवेज़ खटक ने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि मियाँ जमशेद उनके दोस्त रहे हैं, लिहाजा ये हक उनके बेटे का बनता है, लिहाजा टिकट उनको दिया गया। इस दौरान मुतअद्दिद बार दोनों भाइयों की सुलह कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस तरह से नहीं बन पाई। लिहाजा जो लियाकत खटक, इससे पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ खटक साहब की जो सारी सियासत है उसका जो महवर थे वो उनके भाई लियाकत खटक हैं। यानी ग्राउंड लेवल पे नौशहरा के अंदर सारी सियासत और सारी जो बिसात बिछाते थे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो लियाकत खटक थे। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि इख्तिलाफ हुआ,
तो उनके बेटे अहद खटक ने अपने जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसलर्स रहे थे मकामी हुकूमतों में, उन्होंने ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली। अच्छा, इख्तियार वली जो हैं उन्होंने मेहनत बड़ी की है, वो कोई इतने आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट नहीं रहे, लेकिन पिछले इलेक्शंस में उन्होंने 9,000 वोट लिए थे। 13,000। अच्छा जावेद साहब, ये बहुत खूबसूरती से आपने सारा डिटेल में आपने बताया है, क्योंकि आप खुद उस हल्के से हैं, क्योंकि आपको पता है। तो जो शौकत यूसुफजई का बयान है कि जो पीटीआई को शिकस्त पीटीआई की वजह से हुई है, उस पर भी कुछ मेरिट है। अब ये पिछले जो आपने जिक्र किया मियां जमशेद का, ये 24,000 के लगभग वोटों से ये कामयाब हुए थे, एमपीए बने थे, और इख्तियार वली रनर अप थे, 13,000 वोट लिए थे, और एएनपी के 9,000 वोट थे, पीपल्स पार्टी और एमएमए के 5,000 वोट थे। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि अपोजिशन के अगर वोट कंबाइन हो जाएं तो मियां जमशेद से ज्यादा वोट बनते हैं। तो इख्तियार वली को उसका भी फायदा हुआ कि ये 10,000 के उन्होंने वोट ज्यादा लिए। जेयूआई के 5200 वोट पिछले इलेक्शन में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5,000 वोट, वो इस बार गए इख्तियार वली के पास, और यही उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे वो 17,000 वोट ले सके, यानी उनके तकरीबन 7,000 वोट कम। एग्जैक्टली। तो वो देखें, उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ इख्तियार वली ने जो मेहनत की है वहां पे, यानी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हैसियत से, तो कुछ ना कुछ यानी 2 से 3,000 में आपको बता सकता हूं कि उनका वोट भी बढ़ा। लेकिन पीएमएलएन, अब देखिए ना, एएनपी अगर होती, कोई और जमात होती, कौमी वतन पार्टी अगर आप करें 4 सदा का होता, तो वो बात बनती है। लेकिन ये जो गढ़ है और उसमें पीएमएलएन का ही लेना क्या मानी रखता है? फवाद साहब, ये बहुत बड़ा अपसेट है, और मैं आपको ये बताता चलूं कि 70 साल की तारीख में मुस्लिम लीग कभी भी यहां से नहीं जीती, और ज़माने से तो अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून यहां पर मौजूद है। अब आप देखें, नौशहरा के अंदर पीर ऑफ मानकी शरीफ भी हैं, वो भी, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन उन्होंने भी वहां से सीट कोई नहीं जीती। इकबाल झगड़ा जो थे वो 5 बार इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई सीट वहां से नहीं जीती थी। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ का जो जलसा वहां पे हुआ है नौशहरा के अंदर, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट था, क्योंकि काफी लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहां पे आई। लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने जो इश्यूज हैं उस पर बड़ा रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा देखिए, परवेज खटक साहब अपने हलके में काम कोई नहीं छोड़ते, यानी काम उन्होंने सबके किए हैं, गली मोहल्ला, ट्रांसफार्मर्स, और जावेद साहब, वो उनका जो खिताब भी था जो उन्होंने किया था, जिसको बड़े मानी पहनाए गए, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूं तो हुकूमत नहीं चल सकती। तो अभी तो परवेज खटक पे सवाल आ गया कि वो तो अपने घर में, और जो आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो कहते हैं कि इख्तियार वली ने घर में घुसकर मारा, और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, इस तरह उन्होंने कहा कि शऊर और शेर की बात इख्तियार वली ने की। तो ये तो क्वेश्चन मार्क परवेज खटक पे, और फिर सीएम जो है महमूद खान साहब, उन पे भी तो आ रहा है। अब ये एक बुनियादी बात यह है कि खटक साहब ने बहरहाल ये जो नौशहरा के अवाम को एड्रेस करके कुछ लान तान की थी, उसका रिएक्शन सामने ज़रूर आया है, और इसी चीज़ को इख्तियार वली ने अपनी कैंपेन के दौरान एक्सप्लॉइट किया था। वरना देखें, एक बड़ा आम तासुर यह है और उमूमी तासुर यह है कि जो कोई हुकूमत में होता है हमेशा से ज़िमनी इंतखाब में उसी को लोग वोट डालते हैं, और लोग कहते हैं कि हमारे काम होंगे, हुकूमत में मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्शन है अवाम का। अवाम ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन और रद्द अमल शो किया है कि उन्होंने मुखालिफ जमात को, मुस्लिम लीग नून को जाके वोट दिया, कुछ फायदा नहीं है, और उनको पता है कि इनके फंड्स भी रुकेंगे, इनको फंड्स भी उस तरह से नहीं मिलेंगे, और इनको उस तरह से फैसिलिटेट भी नहीं किया जाएगा। अब यकीनी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इसका नोटिस तो लिया है, लेकिन नोटिस क्या, अब देखें ना, वो सारी बातें सामने हैं। मेहरबान आते आते। अच्छा, लेकिन एक कहते हैं ना, किसी जमाने में मीर भी था तो एक एएनपी भी होती थी। तो एएनपी का क्या हुआ? पिछले इलेक्शन में भी 9,000 वोट, और इस दफ़ा फिर हैं तो पीडीएम में कि वो सामने 7-7 भी हैं, और फिर यहाँ पे इलेक्शन होता है तो 3-4 हज़ार वोट। ये क्या मानी रखता है? ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, और ये सबके लिए बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है कि अवामी नेशनल पार्टी सूबे के अंदर इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है। यानी ये जो नताइज आए हैं, अवामी नेशनल पार्टी इस हलके में वोट भी लेती रही है, यहाँ से जीतती भी रही है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसमें मेरे ख्याल में अवामी नेशनल पार्टी को सोचना होगा कि उसका मुस्तकबिल क्या है। न वो पीडीएम के साथ भी शामिल है, और पीडीएम के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ाई होती है। फिर इसमें अहम बात यह है कि एमएल वली खान पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि सूबाई हल्का था, वो सूबाई सदर हैं। उनका जो अंदाज़ सियासत है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि वो अगर नौजवान भी हैं वो किस तरह की सियासत कर रहे हैं और वो किन को फॉलो कर रहे हैं। आपने एजुकेटेड यूथ को इंस्पायर करना है, आपने गली गली जाना है, आपने जो है वो देही इलाकों में भी जाना है, तो आपने अपनी सियासत में ऐसे रंग भरने होंगे जो लोगों को अपील करें, न कि पुरानी रिवायती सियासी अंदाज। ये था कि तकरीबन एक तरह से मिड टर्म इलेक्शन का भी आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत का एक तरह से मिड टर्म का एक उनको वेकअप कॉल भी है। अगर समझें तो ये एक वेकअप कॉल भी है, और खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा से जो आई है। अब दूसरा जो एक कौमी असम्बली का हल्का था खैबर पख्तूनख्वा से, वो तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। कुरम का ये NA45 हल्का था। पहले इसमें JUI के हाजी मुनीर औरकज़ई जो सीजन पार्लियामेंटेरियन थे वो इससे कामयाब हुए थे। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नेशनल असम्बली की सीट तो जीत ली, लेकिन ये सूबाई असम्बली की सीट ये लूज़ करना इसके बड़े मानी हैं, और जो इसकी जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जावेद साहब से हमारी जो गुफ्तगू है, अगर मैं उसको खुलासा करूँ तो एक PTI के अंदरूनी इख्तलाफात जो दोनों भाइयों में परवेज़ खटक और लियाकत खटक के बीच थे वो इसकी वजह बने। इख्तियार वली का होमवर्क, और फिर जो PDM की जमातें जो एक हुई हैं, पीपल्स पार्टी और JUI का भी, यानी MMA का जो वोट था वो भी इख्तियार वली को मिला जो कामयाबी। और फिर ये जो ओवरऑल हालात हैं, महंगाई है जो लोगों को इफेक्ट किया है, तो ये तमाम रीजंस ये बनी इस शिकस्त की। जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, और इलेक्शन कमीशन का रोल इंतहाई अहम है। मरियम नवाज ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासकर डस्का के हवाले से, NA75 जो सियालकोट का हल्का है उसके हवाले से उनका मुतालबा है कि पूरे हल्के में दोबारा से पोलिंग हो, यानी रीपोलिंग हो, यानी एक तरह से इलेक्शन ही दोबारा हो जाए। जो कंट्रोवर्सी है वो 20 पोलिंग स्टेशंस की है, और 20 पोलिंग स्टेशन में तहरीक इंसाफ चाहेगी कि सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा से इंतखाबात हों, दोबारा से पोलिंग हो। अब देखना यह है कि जब इन 20 पोलिंग स्टेशन से पहले PMLN की लीड थी, लेकिन बहुत कम लीड थी, लगभग 3000 के करीब वोटों की लीड थी, लेकिन अब उसके बाद जब वो बाकी आ गए तो PTI का कैंडिडेट की लीड होगी 7000। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो था वो ये था कि रात को, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो कस्टोडियन होता है, तमाम इदारे इनके अंडर होते हैं। लेकिन जब रात को जब 20 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए और जब इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया तो वहाँ पे पंजाब हुकूमत की जो मशीनरी थी, IG थे, चीफ सेक्रेटरी थे, ये अनअवेलेबल थे, ये गायब हो गए थे। अब रात को 3 बजे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रब्ता किया चीफ सेक्रेटरी से, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जी मैं इसको अभी देखता हूँ और ये भी मैं करवा देता हूँ सारे मामला हल, लेकिन उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए। अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट जो एलामिया जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन का, इसका क्या होगा? क्या मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी और इलेक्शन कमीशन इसका क्या करेगा? हमारे नुमाइंदा खुसूसी अदील वड़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। अदील ने हमें खबर भी दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन है मंगल तक ये नताइज रोक लिए हैं, लेकिन अदील ये सारे मामलात के पीछे असल कहानी क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या लिखा और इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहे हैं? बस अब जो कानून के तहत रात 2 बजे ये नताइज आ जाने चाहिए थे, और जो 4 ज़िमनी इंतखाबात के हल्के थे इनमें जब मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद नताइज ना आए तो मुतल्लिका जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं इनसे रब्ता करने की कोशिश की गई। जब रिटर्निंग अफसर ने रब्ता करने की कोशिश की, कई घंटे गुजर गए, तो इलेक्शन कमीशन को भी तशवीश हुई। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट मांगी। रिटर्निंग अफसर ने कहा जी हमारा ही रब्ता नहीं हो रहा। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजामिया है उससे रब्ते की कोशिश की, और इस इंतजामिया में पुलिस के आला अफसरान हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, तो पता चला इनसे भी रब्ता नहीं हो रहा, फोन बंद मिल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया कि नो रिस्पॉन्स, यानी इनकी जानिब से, वो उर्दू की प्रेस रिलीज में अंग्रेजी में लिखा गया कि नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसके बाद फिर यह हुआ कि चीफ सेक्रेटरी साहब से जब दोबारा रब्ता हुआ एक मरतबा, और उसके बाद वो भी अनअवेलेबल हो गए उस एलामिये के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। इलेक्शन कमीशन इसलिए गुस्से में है कि आइन के आर्टिकल 220 के तहत ये तमाम एग्जीक्यूटिव अदारे इस तमाम अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं, और उन्होंने अनअवेलेबल कर लिया अपने आप को। तो इलेक्शन कमीशन अब 2 फैसले कर रहा है। एक फैसला होगा पीर को, एक फैसला होगा मंगल को। पीर को यह फैसला होगा, एक आला सतह कमीशन बनेगा, कमेटी बनेगी, जो इन अफसरान, जो मुतल्लिका अफसरान हैं, इनकी कोताही, गैर जिम्मेदारी या मुबैना तौर पे किसी चीज में मुलव्विस होने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म होगा। और जो आला हुकाम है वो ये बता रहे हैं कि यह अनप्रेसिडेंटेड होगा। अदील, ये आप IG पंजाब की बात कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बात कर रहे हैं, यानी जो हाईएस्ट ऑफिस है, और ये उस्मान बुज़दार के लिए भी एक सवालिया निशान है उनकी गवर्नमेंट जी। के लिए। अगर वो जस्टिफिकेशन ना दे सके कि वो क्यों अवेलेबल नहीं थे और ये लोग कहां थे, क्योंकि
पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की थी और इंतजामिया की थी, उनको प्रोटेक्शन देना इनकी जिम्मेदारी थी। और फिर उसके वो बाद लोग जो डस्का अचानक में गायब हुआ हो गए, भी, जो 2 इंसानी जाने भी वहां पे वहां पर जो नाखुशगवार वाकया पेश आया। दूसरा जो फैसला होगा वो मंगल को होगा। मंगल तक ये नताइज रोक लिए गए हैं। मंगल को इलेक्शन कमीशन में अदालत लगेगी, फ्री कैन हाजिर होंगे, वहां पर आके केस NA 75 का डिसाइड होगा कि यहां रीपोल होना है, 20 पोलिंग स्टेशन पे होना है, या पूरे हलके में होना है या नहीं होना। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब ये इस मामले की हसासियत ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरकान, सेक्रेटरी, ये रात गए तक इलेक्शन कमीशन में मौजूद रहे, ये सोए नहीं। अगले दिन शाम सपहर 4 बजे तक ये इलेक्शन कमीशन में मौजूद रहे। रिपोर्ट आ गई है रिटर्निंग अफसर की, वो रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद इन्होंने केस मंगल को फिक्स कर दिया है और अब ये आला सतह कमेटी जो है वो पीर को बन जाएगी। अब इस रिपोर्ट में क्या है फवाद साहब, रिपोर्ट में रिटर्निंग अफसर ने लिखा है कि उसे शुबा है, क्योंकि ये मुतलका वक्त गुजरने के बाद थैले पहुंचे हैं, उसे शुबा है कि इसमें कोई टेम्परिंग ना होगी हो। लेकिन अभी तक ये चीज सामने नहीं आई कि इसमें आया कोई टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो फॉर्म 45 है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है कि जो फॉर्म 45 दिया पोलिंग एजेंट को, जो फॉर्म 45 दिया रिटर्निंग अफसर को, उसमें अगर कोई तजाद पाया गया तो ये मामला जो है फिर वो नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। क्योंकि जो बैलेट है वो तो करेंसी नोट की तरह है, वो एक बड़ा मखसूस सिक्योरिटी फीचर वाली एक चीज होती है, उसमें तो कोई थैलों में जाली बैलेट भर नहीं सकता। तो फॉर्म 45 की अहमियत इसमें बढ़ गई है। वो बड़ा अच्छा। इसमें जो मरियम नवाज ने जो इल्जाम लगाया कि जी बाकी जो पोलिंग स्टेशन है उसका जो टर्न आउट है कुछ और है और यहाँ पे 80s में चला गया, 88%, 90%, तो ये भी तो सवालिया निशान है। बिल्कुल, तो बड़ा बिल्कुल जो वो इल्जाम लगा रही हैं कि फॉर्म इसका मतलब है कि उनके पोलिंग एजेंट्स के पास फॉर्म 45 आया है। फॉर्म 45 आया है, फिर देखना पड़ेगा कि उनके पास जो फॉर्म 45 है, क्योंकि उसी से ही डिटरमिन होगा ना कि कितना उसमें टर्नआउट है। और जो रिटर्निंग अफसर के पास फॉर्म 45 है, अगर उसमें तजाद है तो फिर मामला रीपोल की जानिब जाएंगे। और लेकिन दूसरा सवाल यह है कि इस फॉर्म 45 को भरते हुए अगर 88% इसमें वो आया है, टर्न आउट आया है, तो उस वक्त उनके पोलिंग एजेंट सब कुछ वो मौजूद थे, ठप्पे लग रहे थे, तो वो कहां है, उसका कुछ सबूत वगैरह। मैं इस पर चाह रहा था कि 2-3 चीजें मैं पूछ लूं कि आपका इसका प्रोसीजर है क्या, कि अगर इस पे अगर हो गया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, लेकिन उसके खिलाफ अपील का भी तो हक होगा, ये मामला तो लटक भी सकता है, लंबा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बात तो ये चाहेगी कि ये मामला रीपोल की तरफ ना जाए, क्योंकि वो जीत गए हैं। लेकिन जब तक ये अब शक व शुबा दूर नहीं होता, कोई भी अगर किसी अदालत में भी ये जाएंगे तो सबसे पहला जो फोरम है वो ट्राइब्यूनल का फोरम होता है, या उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर मामला आ जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को इन्वेस्टिगेट अप करेगा। उस मामले पे अब हुकूमत को या जो मुतलका फ्री कैन है या जो भी इस मामले में मुकाबले में है, उनको अब साबित करना होगा कि ये टेम्परिंग नहीं हुई। रिटर्निंग अफसर को भी मुतमिन करना होगा, इलेक्शन कमीशन को भी मुतमिन करना होगा, क्योंकि रिटर्निंग अफसर भी मुतमिन नहीं है। अदिल, इसके भी चांसेस है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है अगर तमाम लीगल मराहल अपना तय कर जी, उसमें बिल्कुल ये मामला क्योंकि हाइप पकड़ गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन जो भी कोई फैसला देगा तो दूसरा फ्रीक को जब भी अगर उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मसलन अगर 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हार जाता है, तो उसको बड़ी अदालत में वो चैलेंज कर देंगे या कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में अभी तो अगर वो सिर्फ 20 में ही करते हैं तो हो सकता है नून लीग चली जाए। जी, ये तो पूरे हल्के का नतीजा है। ऐसे तो मामला ये कानूनी से ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है, इसको ये अब पॉलिटिकल फ्रंट पे ज्यादा लड़ा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, दिल बढ़ाए। और बड़े खूबसूरती से सारी चीज़ उन्होंने समझाई भी कि ये सारे मामला में क्या। और इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में बॉल आ गई है और इलेक्शन कमीशन का रोल इंतहाई अहम है। एक मंडे वाले दिन को भी देखना होगा कि जब अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है कमेटी में, और उसके बाद मंगल का फैसला, तमाम नजरें अब मंगल पे इलेक्शन कमीशन पे ही है। बहुत शुक्रिया दिल बढ़ाए आपके टाइम का। ये था आज का प्रोग्राम इनसाइट। कल मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।